Subscribe to our channel and press the bell icon for more videos on cancer care. नमस्ते और आपका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है द थिंग अबाउट कैंसर। आज हम बात कर रहे हैं मैस्टेक्टमी के बाद में उपयोग में आने वाले प्रोस्थेटिक्स के बारे में। इनके बारे में हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर रोहिणी पाटिल जी, जो खुद ब्रेस्ट कैंसर से गुजर चुकी है। वो एक सर्जन भी है, एक माँ है, एक अध्यापिका है और हम सब के लिए एक तरह से एक मार्गदर्शक भी है। आइए मिलते हैं डॉक्टर रोहिणी पाटिल से। डॉक्टर रोहिणी पाटिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यार भरा नमस्कार आप सभी लोगों के लिए जो भी हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू मैम। हम बातचीत शुरू करते हैं 20 जुलाई 2002 से, जब आपको पता चला था कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है। एक डॉक्टर होने के नाते आपको तभी मालूम हो गया होगा कि इसका क्या इलाज होने वाला है, ये इलाज कब तक चलेगा और कितना आसान या कष्टदायक होगा ये इलाज। तो ये बातें हम जैसे लोगों को इलाज के दौरान ही मालूम पड़ती है, मगर आपको तो पहले से ही इसका अंदाजा लग चुका होगा। तो ये अनुभव आपके लिए कैसा रहा? हाँ, 20 जुलाई 2002 की वो दोपहर थी और उसके पहले सुबह तो मेरी बाकी सब लोगों के समान मेरी सुबह थी। वो दिन मेरे लिए कुछ भी अलग नहीं था, पर हाँ, वो दोपहर के बाद कहीं मेरी जिंदगी ही बदल गई। उस दोपहर ने मेरी जिंदगी को दोपहर की पहले की जिंदगी और दोपहर की बाद की जिंदगी ऐसे दो हिस्सों में बांट दिया था। मैं अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर रही थी, जो कि हर महिला ने 20 साल के बाद हर महीने करना चाहिए। और वो एग्जामिन करते समय मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरी पसली टेढ़ी हो गई है। तो बहुत सोच रही थी कि मेरी पसली टेढ़ी क्यों लग रही है मुझे। पर बार बार जब मैंने एग्जामिन किया तो मुझे बहुत अच्छे से पता चला कि ये मेरी पसली टेढ़ी नहीं है। यहाँ पे एक छोटा नोड्यूल है, एक गांठ है जो बहुत सख्त है और वो फिक्स्ड है, वो हिल नहीं पा रही। जब मैंने ये जाना कि ये एक नोड्यूल है जो फिक्स्ड है, वो बहुत हार्ड है, और डॉक्टर होने के नाते मेरे दिमाग में डायग्नोसिस बहुत कुछ क्लियर हो गया था और मैं सोच चुकी थी कि शायद नहीं कहूंगी, एब्सोल्युटली नहीं, शायद नहीं, हाँ पक्का ही मुझे ब्रेस्ट कैंसर होगा। ये जो गठान है ये ब्रेस्ट कैंसर ही होगी। मैंने मेरे सर्जन से मिली और उन्होंने बहुत क्लियर शब्दों में मुझे बताया कि कुछ चमत्कारी अगर हो जाए तो ये कैंसर नहीं होगा और 100% ये कैंसर है। अब बात होती है कि डॉक्टर है या डॉक्टर नहीं, पर डॉक्टर है या नहीं है, पर कैंसर तो सभी के लिए सरीखा रहता है, भावनाएं सभी लोगों की सरीखी रहती है। बेसिकली ह्यूमन बीइंग, नेचर एंड जो भी हमारे विचार उस समय आते हैं, तो वो कहीं डॉक्टर होने के नाते मन में कुछ अलग आ गए और डॉक्टर नहीं है तो कुछ अलग आ गए। ये थोड़े बहुत तक सही रहता है, पर जब ये मुझे पता चला और वो शनिवार का दिन था, रविवार के दिन मेरा बायोप्सी हुआ और कुछ दिनों में मुझे बताया गया कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि उस समय आपको क्या लगा। बहुत सही मायने में अगर मैं बताऊं तो उस समय मेरी ऐसे बहुत कुछ रिएक्शन नहीं थी, क्योंकि मैं आगे सोच रही थी कि मेरे ख्याल से मैंने वो पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था मेरा डायग्नोसिस, और पहले तो एक्सेप्टेंस के में ही प्रॉब्लम जाता है, पर वहां कहीं मेरी मन की तैयारी हो चुकी थी कि हाँ ये ब्रेस्ट कैंसर होगा। और उसके बाद मैं कहीं आगे देख रही थी कि मैं मेरे सर्जन को मिलूं और मेरे सर्जरी की डेट डिसाइड करूं और उसके आगे मुझे कीमो लगेगा या मुझे रेडियोथेरेपी लगेगी। मेरी सोच उधर जा रही। हाँ,
डॉक्टर होने के नाते ब्रेस्ट कैंसर के सर्वाइवल रेट, मोर्टालिटी और रिकरेंस ये सब जानती थी, पर मैं खुद को उससे बहुत दूर रखी थी, क्योंकि मुझे वो उस समय सोचना ही नहीं था। मुझे सिर्फ सोचना था कि मेरा सर्जरी कब होगा और उसके बाद मेरी ट्रीटमेंट का स्वरूप क्या होने वाला है। डायग्नोसिस एक्सेप्ट कर लिया था और ट्रीटमेंट बताने के पहले ही जो भी बताएंगे वो ट्रीटमेंट मेरे मन से मैंने एक्सेप्ट कर दी थी। हाँ, जो बताएंगे वो मैं करूंगी, पर मुझे तो बहुत हिम्मत से इस बीमारी से लड़ना है। और मैं उन खुश नसीब लोगों में से थी कि जिनका ये कैंसर बहुत अर्ली डायग्नोस हुआ था। ब्रेस्ट कैंसर हम प्रिवेंट तो नहीं कर सकते हैं, पर सबसे अच्छा प्रोटेक्शन ब्रेस्ट कैंसर के लिए रहता है अर्ली डायग्नोसिस। और मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मेरा डायग्नोसिस अर्ली हुआ, और उसी के कारण आज मैं आपसे बात कर रही हूँ यहाँ पे। बहुत सुंदर जिंदगी पहले भी जीते थी और बहुत सुंदर जिंदगी कैंसर के बाद भी है मेरी। पर बहुत जोर देके मैं कहना चाहती हूँ कि ये तभी पॉसिबल होता है जब जाके अपना डायग्नोसिस अर्ली होता है, और फिर ये अर्ली डायग्नोसिस को ट्रीटमेंट के बहुत फेवरेबल रिजल्ट मिलते हैं। बहुत लोगों में ऐसा होता है कि कैंसर बोलते ही एक कहीं तो भी बहुत डर हो जाता है कि कैंसर यानी मृत्यु, कैंसर यानी डेथ। पर ऐसा नहीं है। अगर हम इलाज बराबर करें और जल्दी डायग्नोसिस हो तो एक बहुत सुंदर जिंदगी हमारा इंतजार है। और पर ये जो था, ये तो मेरे लिए ठीक था कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, पर डायग्नोसिस ठीक था, ट्रीटमेंट पार्ट ठीक था। सबसे कठिन जो पार्ट था वो था मेरा बच्चा, नन्हा सा बच्चा था मेरा उस समय, 8 साल का बच्चा था मुझे, और मैं एक सिंगल मदर, और उसके लिए मैं एक सुपर हीरो थी। उसने मुझे कभी लो देखा नहीं था। वो मेरी दुनिया थी और मैं उसकी दुनिया, और बहुत खुशी से दिन कट रहे थे हमारे। और ऑल ऑफ अ सडन ये होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरे नन्हे को किस तरह से बताऊं तो क्या बताऊं, नहीं बताऊं तो वो क्या सोचेगा कि माँ को क्या हो रहा है। और साथ में ही मैं उसका बचपन, उसका वो बचपना नहीं खोना चाहती। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा कठिन था कि मैं खुद को तो संभाल लूं जो भी हो, पर बच्चे का को किस तरह से संभालूं। पर हाँ, वो दिन भी निकल गए। मेरे ख्याल से इस दौर से अगर हम गुजरते हैं तो बच्चों को समझ जरा जल्दी आ जाती है। पर बोला जाता है कि हर बार तुम्हारा मॉरल सपोर्ट आप ढूंढते हैं तो किसी बड़े व्यक्ति में ढूंढते हैं। पर जितने लोग आज हमसे जुड़े हुए हैं उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि बच्चा कितना भी छोटा रहे, पर कहीं वो एक हमारा बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट रहता है, हमारी जीने की आशा रहती है, और वो कहीं हमारी मानसिकता को बहुत ही मजबूत करते हैं। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ी, और मैं आज 17 साल के बाद आपके साथ। बहुत ही प्रेरित करने वाला स्टोरी है ये हमारे लिए। और इसमें एक और भी दिलचस्प बात मैंने आपके बारे में ये जाना है कि जब आपका इलाज जारी था तब भी आपका जो काम था एक डॉक्टर के तौर पर, एक सर्जन के तौर पर, आप वो भी करती रही इलाज के दौरान। तो ये कैसे मुमकिन था आपके लिए? हाँ, मैं एक भी दिन कभी मेरा प्रैक्टिस बंद नहीं की थी। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे ऑपरेशन के 11th डे, जब मेरा ऑपरेशन हुआ था उसके 11th डे मैंने मेरे पेशेंट का सीजर किया था। और मेरे बायोप्सी होने रविवार को, संडे को मेरा बायोप्सी हुआ था। मंडे को जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मेरे सर्जन को लगा कि मुझे कोई तकलीफ है, तो उन्होंने तुरंत मुझे पूछा कि क्या हो गया, आप क्यों आई? तो मैंने बोला मेरा ओपीडी आवर्स है अभी। तो थोड़ा सा वो लगा कि मैं किस तरह से आई। पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि तुम जितना खुद को बिजी रखोगे
जितना कम वक्त तुम अकेले गुजारोगे, जितना वक्त तुम खुद को कहीं डिस्टर्ब होने के लिए कम दोगे, उतने ही जल्दी आप उसमें से बाहर आते हो। मेरे लिए मेरे पेशेंट्स एक बहुत बड़े मेरी हिम्मत थी और मेरा सहारा था मेरे पेशेंट्स। और मैं कहीं ना कहीं मुझे ये जरूर लगता था कि नहीं, उनको आज तक वो मेरे साथ थे और ये अनएक्सपेक्टेडली कुछ हुआ है तो वो मेरे सिवा कहाँ जाएंगे। हाँ ठीक है, ये मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, पर कहीं मुझे उनकी खुशी में मैं खुद की खुशी। और उस समय के लिए जब मैं उनके साथ रहती थी तो ये सब चीजें मेरे मेरे दिमाग को, मेरे मन को कहीं छूती नहीं थी कि हुआ क्या है। और घर में आने के बाद मेरा बच्चा अनिकेत रहता था तो फिर मैं भूल जाती थी। और करके मैं हर एक जो भी मुझे मिलते हैं मैं उनको यही बताती हूँ कि खुद को जितना ज्यादा बिजी रख पाओगे उतना रखो। हाथ पे हाथ रख के बैठोगे तो बहुत ज्यादा मौका आप खुद को देते हैं कहीं डिस्टर्ब होने का। हाँ, अपनी शारीरिक क्षमता जितनी है उतना कुछ ना कुछ करो। ये ऑपरेशन होने के बाद और कीमो शुरू होने के बाद जब मैं पहली बार वॉकिंग को गई थी, करीब उस समय मैं 12-13 किलोमीटर रोज वॉक करती थी। पर ऑपरेशन के बाद और कीमो के बाद जब मैं गई तो मैं करीब 5 से 7 मिनट चल पाई और मैं आगे चल ही नहीं पाई। हाँ, उस समय मेरे को बहुत दुख हुआ। रास्ते पे आंखों में पानी भी आ गया था कि मैं चल नहीं पा रही। पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें खुद को एक्सेप्ट करना, खुद की बॉडी को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। और हाँ, नहीं हो पा रहा है तो हम उसके बाद कुछ दिनों के बाद हम प्रयत्न करेंगे। तो इस तरह से मैं जो बताना चाहती थी कि ये सब चीजें कहीं हमारी मानसिकता पे डिपेंड करती है कि अगर आप बहुत मजबूत से इस सब चीजों के सामने जाएं या आप मेंटली इस चीजों के लिए प्रिपेयर रहे, मेंटली कहीं खुद को बहुत स्ट्रांग रखे, तो जरूर ही आप इसमें से निकल सकते हैं। और जैसे मैं काम कर रही थी थ्रू आउट माय डिसीज प्रोसेस, सर्जरी के बाद, कीमो के बाद, तो हर एक व्यक्ति इस प्रकार से कर सकता है। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाती हूँ तो वहां पे जो महिलाएं मुझे मिलती है तो वो भी घर का सारा काम करती रहती है और मेरे ख्याल से तभी जाके कहीं तो भी वो मेंटली स्ट्रांग रहती है और एक कहीं तो भी सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ, ये हो गया है पर मैं तो अभी सब कुछ कर रही हूँ। वो कहीं उनकी हिम्मत बढ़ाता है। तो इसी तहत मैं अपना काम कंटिन्यूअसली करती रही। शनिवार दोपहर को, सैटरडे आफ्टरनून तक की मेरी ओपीडी हो जाती थी और फिर लेट आफ्टरनून मेरा कीमो लगता था। संडे मैं आराम कर लेती थी और मंडे में फिर से मेरे ओपीडी था। पर मुझे लगता है कि इसी के कारण कहीं मेरी हिम्मत जुटी रही, कहीं मैं बहुत ही विद फुल फोर्स में इस बीमारी से लड़ पाई हूँ। और मैं हर बार बताती हूँ कि अगर आप गिरते हो तो 4 लोग आपको उठाने वाले रहते हैं, पर प्रयत्न तो आपको खुद को करना है उठने का, नहीं तो कोई नहीं उठा सकता। सो ये बात तो हर एक समय के लिए ही सही होती है, चाहे आपको कैंसर हुआ है, चाहे आपको कैंसर नहीं हुआ है। पर आपका उसमें से निकलना और किस तरह से आप निकलते हो, ये आपकी मानसिकता पे निर्भर करता है। जब ये मेरा ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस मुझे समझा था, तो हर एक ब्रेस्ट कैंसर हर एक पेशेंट के लिए अलग रहता है। कोई 2 मरीज एक तरीके नहीं होते हैं, उनका स्टेजिंग अलग रहता है, उनका टाइप अलग रहता है। और डॉक्टर होने के बावजूद भी मुझे नहीं मालूम था कि ये कैंसर, मेरा कैंसर किस तरह से बिहेव करने वाला है, वो किस तरह से रहने वाला है, उसका क्योर कितना होने वाला है, रिकरेंस होने वाला है या नहीं होने वाला है। पर एक एक्सेप्ट जो कर लिया था कि हाँ, ये डायग्नोसिस है, सारी ट्रीटमेंट मैं करूंगी, आगे बाद में देखेंगे क्या है। तो ये जो एक्सेप्ट, पहले आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आगे किसी से बहुत आसान हो जाती है। और हाँ, मैंने एक चीज हर बार मन में रखी थी, मेरा बेटा 8 साल का था, तो मैंने ये मन में रखा था कि चाहे ये कैंसर मुझे 5 महीने की जिंदगी दे या 5 साल की जिंदगी मुझे दे या 50 साल की जिंदगी मुझे दे। आज मेरा बच्चा नहीं जानता है कि मुझे क्या हुआ है, पर जब भी उसको ये पता चलेगा तो उसके ख्यालों में
एक हंसती हुई और बहुत ही कॉन्फिडेंट माँ हर बार नजर आनी चाहिए। और आई थिंक वो उसी तरह आज भी मुझे लगता है। थैंक यू मैम, बहुत ही इम्पोर्टेंट था शायद हम सबके लिए आज ये सुनना जो आपने कहा, और बहुत ही प्रेरित करने वाली बात भी है हमारे लिए। एक और बात है जो बहुत से लोग पूछते हैं, जो है साइड इफेक्ट्स या दुष्प्रभाव जो हम कहते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान। अब उनमें से एक है बालों का झड़ना, और काफी महिलाएं ये सोचकर बहुत परेशान होती है कि मेरे सारे बाल झड़ जाएंगे, मैं कैसी लगूंगी। तो इन सब बातों का आपने सामना कैसे किया? ये तो मेरी मन की तैयारी ही पहले हो चुकी थी। जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ तो मेरे बाल आज है उससे थोड़े लंबे थे, और मेरे बेटे को मेरे बाल बहुत अच्छे लगे। और मुझे ऐसा था कि कीमो चालू होगी तो मेरे बाल झड़ने वाले हैं। और मेरी तैयारी हो चुकी थी कि हाँ, आई विल गो टोटली बॉल्ड और व्हाटएवर, बहुत कम बाल रहेंगे। मैं टोटल बॉल्ड हो गई थी। एक या दो बाल यहाँ थे, उसके बाद मेरे आईब्रोज भी जाना शुरू हो गए थे और आई लैशेस भी जाना शुरू। पर ये जो बाल जाने वाले थे इसकी तैयारी मैंने पहले से की थी, क्योंकि मैं नहीं देखना चाहती थी कि वो लंबे बाल नीचे गिर रहे हैं। तो मैं हॉस्पिटल में जब थी, डिस्चार्ज होने की बाकी थी, तो मैंने मेरे फ्रेंड को फोन लगाया था कि मैं ये हॉस्पिटल में हूँ और प्लीज, वो हेयर स्टाइलिस्ट थी, तो मैंने उनको बोला था कि आप यहाँ आओगे, मुझे हेयर कट चाहिए। तो वो बहुत परेशान हो गई, सोचने लगी कि एक, पहली बात कि ये हॉस्पिटल में थी, तो ये हॉस्पिटल में हेयर कट क्यों चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं मालूम था कि मैं किससे गुजर रही हूँ। तो वो वहां आई और बोला कि क्या हो गया, अरे तुम हॉस्पिटल में क्यों? तो मैंने उनको बहुत ही संक्षिप्त में बताया कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, मेरी कीमो चालू होने वाली है, मुझे ये लंबे बाल नीचे गिरे हुए अच्छे नहीं लगेंगे, और बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं ब्लंट कट में कैसे दिखती हूँ। तो वही मौका था कि मैंने ब्लंट कट कराया था। मेरे बेटे को अभी भी याद है, माँ ब्लंट कट में बहुत अच्छी लगती थी। तो वो ब्लंट कट मैंने उस समय किया था। और तो ये जो है कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों में तुम खुद ही कुछ खुशी ढूंढो, उसमें तब खुशी तुम्हें आ सकती है। अगर तुम यही सोचते रहो कि अभी मेरा कीमो होगा और मेरे बाल जाएंगे तो क्या होगा, जाने तो वाले हैं ना, पर वो टेम्पररी है। पर उससे ज्यादा वो कीमो हमको कितना फायदा करने वाला है, अगर हम ये सोचते हैं तो हमको ये बाल झड़ना टेम्पररी जो है उसके बारे में कुछ भी नहीं लगता है। और मुझे विग कभी पसंद नहीं आया। हर बार मैं बोलती थी कि मैंने बहुत अच्छे क्वालिटी का विग लाया था, पर जब मैं पहनती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहीं रामलीला की कैरेक्टर अच्छा ही नहीं लगता था। मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। तो मैं बहुत अलग अलग रंग के और डिजाइन के स्कार्फ खरीदी करती थी। और वो स्कार्फ मैं बांधती थी तो लोगों को उसमें भी बहुत अचरज लगता था, क्योंकि एक ऐसा सबकी मानसिकता रहती है कि कैंसर हो गया तो बहुत ही लोग रहेगी, छोटा सा मुंह लेके घूमेगी। पर मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं। सही बताती हूँ, मेरे साथ हुआ ही नहीं। तो वो जो स्कार्फ मैं बांधती थी तो मुझे पूछा गया कि आप इतने इसमें स्कार्फ कैसे लाते हैं? नहीं, मैं बहुत दिनों से कभी तो स्कार्फ पहनी ही नहीं ना, तो अभी मुझे मौका मिला है तो मैं मैचिंग स्कार्फ लगाती हूँ। तो उस पर मैं अलग अलग प्रकार के स्कार्फ बांध लेती थी। तो ये जो चीज है ना कि हाँ, मुझे कहीं ना कहीं लगा तो जरूर होगा उस समय कि मेरे बाल गए हैं। गए हैं ऐसा नहीं, मैं खुद को देखती थी तो मैं सोचती थी कि अरे वो वार्ड की जो कैंसर पेशेंट है ना, उसी के समान मैं दिख रही थी, और अलग कुछ नहीं लगता था। पर वो जब स्कार्फ बांध लेती थी तो बहुत खुश हो जाती थी कि नया स्कार्फ, मैचिंग स्कार्फ। तो ये जो है वो हमको खुद को ही हमारी खुशी ढूंढना जरूरी रहता है, खुद को ही कहीं तो भी स्ट्रॉन्ग करना जरूरी रहता है। अगर उसी में अगर हम रहते हैं तो मुश्किल हो जाता है। बहुत महिलाएं मुझे आके मिलती हैं और बोलती मैडम मुझे कीमो नहीं लेना है,
कुछ भी कर लो, मुझे कीमो नहीं लेना है क्योंकि बाल जाते हैं। तो उनको ये समझाना बहुत जरूरी है कि हाँ बाल जाते हैं पर वो टेम्पररी है, पर वो कीमो से हमें जो फायदा मिलने वाला है उसके सामने ये बाल जाना कुछ भी नहीं है। हाँ उसके बाद बहुत सुंदर बाल आते हैं। जब पहले पहले बाल आते हैं तो छोटे बच्चे के जो रहते हैं ना ऐसे कर्ली बाल आते हैं, तो भले तुम्हारे बाल पहले सीधे हैं तो उसके बाद वो कर्ली बाल आते हैं। और जब वो बाल जाने लग गए थे तो मुझे मेरे बेटे को बताना बहुत जरूरी समझा था मैंने कि मेरे बाल अभी जाने वाले हैं। वो 8 साल का था, उसको उस समय नहीं मालूम था कि मुझे कैंसर हुआ है, पर उसको इतना जरूर मालूम था कि जब माँ कीमो नाम का कुछ ट्रीटमेंट लेने जाती है हॉस्पिटल तो वापस आती है तो सोई रहती है, और उसने मुझे सोया हुआ कभी नहीं देखा था। तो बहुत बेचैन हो जाता था। मुझे वॉमिटिंग बहुत होती थी। आजकल तो दवाइयाँ बहुत अच्छी है, पर आज से 17-18 साल पहले वॉमिटिंग एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ करता था। पर हाँ वॉमिटिंग होता है, पर मुंह को टेस्ट नहीं रहती है, वॉमिटिंग होता है, हर एक चीज का ऐसे कुछ तो एक मड़ी टेस्ट रहता है। पर खाना तो जरूरी है, नहीं खाओगे तो आगे कैसे। पानी पीने की इच्छा नहीं होती थी तो मैं बॉटल में कहीं रसना मुझे बहुत अच्छा लगता था तो मैं रसना लेके घूमती थी। और इस प्रकार से कहीं ना कहीं वॉमिटिंग भी होता था तो कुछ ना कुछ खा लेती थी। और मुझे पिस्ता आइसक्रीम बहुत अच्छा लगता था तो मैं सबको बताती थी कि मैं पिस्ता आइसक्रीम का 2 बार टेस्ट, एक बार अंदर जाता है तब और एक बार जब बाहर। तो उसके बाद से मुझे पिस्ता आइसक्रीम अगर मैं खा रही हूँ तो बाहर निकलने वाला टेस्ट तुरंत याद आता है। तो ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं खुद को समझाना रहता है। अगर उसी में अगर तुम रहोगे तो आगे निकलना मुश्किल होता है। और दूसरा मुझे ये लगता है कि कीमो के सारे साइड इफेक्ट्स वो मेरे बच्चे के एक स्पर्श से, उसकी वो एक स्माइल से, और वो जो मुझे लगता था कि शायद वो मुझे पसंद नहीं करेगा, बाल गए हुए और थोड़ा सा अलग चेहरा हो गया था, पर मैं बताती हूँ कि एक दिन भी ऐसा नहीं गया, एक पल भी नहीं ऐसा गया, एक ना ही एक नजर ऐसी गई कि उसने मुझे देख के स्माइल किया हो। वो उसी तरह मुझे देखता था एज इफ मैं दुनिया की बहुत सुंदर लेडी हूँ करके। कभी भी कभी भी तो मेरे ख्याल से ये सब चीजें तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा खुद का मनोबल ये कहीं आपको इसमें से निकलने के लिए मदद करता है। तो कीमो के साइड इफेक्ट्स तो है पर उसके फायदे ज्यादा है। और कीमो शुरू होने के पहले लोग आके बताते हैं कि हमारे वो एक थे ना पहचान वाले, उन्होंने कीमो लिया तो उनको बहुत तकलीफ हुई। तो जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो मैं उनको बताती हूँ कि उन्होंने कीमो ली करके कीमो की बात की जिंदगी उनको मिली। जिन्होंने कीमो ली ही नहीं वो है ही नहीं आपको बताने के लिए कि कीमो नहीं लेने से उनको क्या जी। तो इसी तहत कीमो के साइड इफेक्ट्स होते हैं पर हम उसमें से जरूर निकलते हैं बाहर। आशा करते हैं कि आपको डॉक्टर रोहिणी जी के साथ हुई हमारी बातचीत बहुत ही दिलचस्प लगी होगी। आगे जानते हैं कि किस तरह डॉक्टर रोहिणी जी ने ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी से गुजरने वाली हमारी सारी सहेलियों के लिए एक बहुत ही आरामदायक उपाय बताई है। ज्यादा जानने के लिए देखिए इस बातचीत का दूसरा भाग।